नमस्कार, मैं मणि सर। आज आप लोगों के समक्ष है राज्य और संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण पार्ट है भौतिक प्रदेश, और उसमें प्रायद्वीपीय भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में है। तो उसके संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और जब आप मेंस परीक्षा देते जाते हैं, चाहे वो आप जीएस का पेपर रहा हो या ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो, तो उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करनी है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, भारत को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जो विकास क्रम के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा प्रायद्वीपीय पठार आता है, इसका विकास हुआ। दूसरा नंबर आता है उत्तर पूर्वी प्रदेश या हिमालय प्रदेश से हम कहते हैं। तीसरा विशाल गंगा मैदान, और चौथा जो है तट और द्वीप। ये विकास क्रम के आधार पर 4 भौतिक प्रदेश हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश का जो निर्धारण होता है वो 2-3 विषय बिंदु को लेकर के निर्धारण किया जाता है। पहला भूगर्भिक संरचना, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा उसकी वनस्पति। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश, चूंकि भारत का आकार विशाल आकार है और इसके जो भौतिक प्रदेश हैं विभिन्न कालखंड में विकसित हुए हैं, तो इसके विकास क्रम को ध्यान में रखा गया, इसकी भौतिक संरचना को ध्यान में रखा गया, और इस आधार पर भारत को जो है भूगोलवेत्ताओं ने 4 भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। अब बात आती है कि भारत का सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है विकास क्रम के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार। हम सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का आकार ही प्रायद्वीपीय आकार है, अर्थात प्रायद्वीपीय आकार वाला देश वह देश माना जाता है जिसकी सीमाएं स्थल और सागर दोनों से लगती हैं। तो भारत हिंद महासागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसकी एक लंबी तटीय सीमा है और इसका आकार प्रायद्वीपीय आकार है। जहां हम प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करने जा रहे हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, जिसका यह पठार गोंडवाना लैंड का भूखंड है। गोंडवाना लैंड का जब भूखंड की बात आती है तो हमारा संदर्भ यह है कि यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टान, जो चट्टान जितना ही अधिक प्राचीनतम होगा, उस चट्टान आर्थिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अब चूंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, गोंडवाना लैंड का भूखंड है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और प्राचीन दृढ़ चट्टान है, इसी कारण यह प्रदेश जो है खनिजों के दृष्टिकोण से काफी संपन्न है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का भूखंड है, और ये इसका जो विस्तार है, उत्तर में गुजरात राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान से लेकर दक्षिण में आपका तमिलनाडु तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक है। मेघालय का पठार भी जो है इसी गोंडवाना लैंड का भूखंड है। मेघालय का पठार जो है ये डाउकी भ्रंश या इसे हम मालदा गैप है, इससे प्रायद्वीपीय पठार से जो है अलग होता है। कई बार पूछा गया है कि मेघालय का पठार किसका भाग है, हिमालय का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मेघालय का पठार किससे अलग होता है? डाउकी भ्रंश या मालदा गैप से अलग होता है। इस हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है, और यह इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। यह पठार विभिन्न उच्चावचों से विविधतापूर्ण है, क्योंकि इस पठार की उच्चावच विविधता ही इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। क्योंकि इस पठार पर आपके अनेक पर्वत हैं, चाहे वो अरावली हो, विंध्य हो, सतपुड़ा हो, पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट हो, और इसके अलावा पठार के अंतर्गत आने वाले राज्यों के संबंधित अनेक पहाड़ियां भी हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आपको हर साल प्रारंभिक परीक्षा में
कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन आते हैं, चाहे IAS का हो या PCS का हो या अदर किसी एग्जाम का हो, इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों से संबंधित। तो सबसे पहले इसके हम पर्वत की चर्चा करेंगे, फिर इसके अंदर पहाड़ियों की चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद इस पठार के जो है जो पठार है इसमें छोटे छोटे पठार अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और आपका तेलंगाना का पठार, मेघालय का पठार। तो इसके पठारों का भी अपना महत्व है, इससे भी संबंधित अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का यह प्रायद्वीपीय पठार खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संपन्न है। यह पठार प्राचीनतम दृढ़ चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस पठार पर धात्विक अधात्विक खनिजों की, विशेष करके धात्विक खनिजों की संपन्नता सबसे अधिक पाई जाती है, चाहे वो लोहा के रूप में, मैग्नीज के रूप में, अभ्रक के रूप में, तांबा के रूप में, टंगस्टन के रूप में, वुल्फ्राम के रूप में, किसी रूप में बॉक्साइट के रूप में, और साथ साथ कुछ नदी देशों में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। पठार जो है इसका भूगर्भ खनिजों के दृष्टिकोण से काफी संपन्न है और इसी खनिज संपन्नता के कारण ही इस क्षेत्र में हमने आधारभूत उद्योगों को स्थापित करने में हमें मदद भी मिली है। बिना इसके संभव नहीं, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हम कर भी नहीं सकते। तो यह पठार सबसे बड़ा आर्थिक रूप से क्या है, खनिजों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पठार का लगभग 50% एरिया सघन वनों से क्या है, आच्छादित है। सघन वनों से आच्छादित होने के साथ साथ यहाँ के वन भी आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप छोटा नागपुर पठार के बारे में देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर साल और सागौन के क्या है, बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। साथ साथ छोटा नागपुर पठार पर पलाश, ढाका, अन्य प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे हम लाख का उत्पादन करते हैं। भारत विश्व में लाख का उत्पादन करने वाला सर्वप्रमुख राष्ट्र है। 80% लाख आपकी छोटा नागपुर पठार पर ही प्राप्त होता है। तो यह पठार जो है वन संपदा के दृष्टिकोण से है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह पठार खनिज दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और साथ ही पश्चिमी घाट से निकल करके इस पठार को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो जल विद्युत के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कावेरी नदी बेसिन है, इस पठार की प्रमुख नदी है, तो ये क्या है, सबसे अधिक जल विद्युत की संभावना वाली नदी प्रायद्वीपीय भारत की। इसी तरह कृष्णा में भी है, गोदावरी में भी है, महानदी में भी है, दामोदर नदी घाटी में अनेक सारी छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है। तो जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसके द्वारा हम इस क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत उद्योगों को स्थापित करने में हमें मदद मिलती है। तो यह पठार अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। एक खनिज संपदा है, दूसरा वन संपदा है और तीसरा जो है आपका जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र है। तो ये पठार आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण देखे जाते हैं। अब बात आती है कि हम इस पठार के उच्चावचों का वर्णन करें। तो इस पठार के उच्चावच के सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पर्वत के बारे में। तो पर्वत में अरावली। अब हम अगर अरावली की चर्चा करेंगे तो अरावली जो पर्वत हमारा है वो क्या है, एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। और यह पर्वत जो है अरावली लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व का है, अर्थात ये प्री कैम्बियन काल का पर्वत है। प्री कैम्बियन काल का पर्वत होने के कारण सबसे प्राचीन भारत का अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है 800 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की सीमा तक है। यह पठार भारत का एक जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। इसके पश्चिम भाग की नदियां लूनी और उसकी सारी नदियां अरब सागर में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसके इधर की नदियां वो आपके गंगा में आकर के कहीं कहीं किसी रूप में मिलती है, यमुना को मिलती है, यमुना से फिर गंगा मिलती है। तो ये जो पर्वत हमारा है एक जल विभाजक के रूप में भी काम करता है।
ये जो अरावली पर्वत है ये धारवाड़ यूं चट्टानों से निर्मित है। अब आप समझ सकते हैं कि धारवाड़ जो चट्टानें होती हैं वो खनिजों के दृष्टिकोण से काफी संपन्न होती हैं। तो चूंकि यह पठार प्री कैम्बियन काल का होने के कारण इस पठार की चट्टानें काफी, इस पर्वत की चट्टानें काफी, अरावली पर्वत की चट्टानें काफी प्राचीन हैं और प्राचीन होने के कारण धारवाड़ चट्टानों से निर्मित होने के कारण अरावली पर्वत के आसपास धात्विक खनिजों की संपन्नता अधिक पाई जाती है। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि अरावली पर्वत के आसपास धात्विक खनिजों की संपन्नता अधिक पाई जाती है, कथन सही है? कारण क्या है? कारण यह है कि यह पर्वत धारवाड़ यूं चट्टानों से बना होने के कारण। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। अरावली पर्वत जो है प्रीकैम्बियन है, धारवाड़ यूं चट्टानों से है। इसका विस्तार पूछा गया है कि अरावली पर्वत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आपको उत्तर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस पर्वत के 2-3 श्रेणियां हैं। पहला हर्षनाथ, जरगा और दिल्ली पहाड़ी, ये इसकी श्रेणियां हैं। इसी हर्षनाथ पर आपका उदयपुर के निकट आपका माउंट आबू स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है। तो अरावली के बारे में 4-5 प्रश्न हम ध्यान दे दें कि पहला, भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है। दूसरा, यह प्री कैम्बियन काल का है। तीसरा, यह धारवाड़ यूं चट्टान है। चौथा, धारवाड़ यूं चट्टान से बना होने के कारण इसके आसपास धात्विक खनिजों की संपन्नता अधिक है। इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है जो उदयपुर के निकट है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यह भारत का एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। अब इससे कुछ नदियां भी निकली हैं, चाहे लूनी नदी हो जो कच्छ की खाड़ी में कच्छ के रन में गिरती है, चाहे वो बनास हो जो आकर के चंबल में मिलती है। तो इसके पर्वत से कुछ छोटी छोटी नदियां भी हैं जो निकल करके आगे प्रवाहित होती हैं। अब अगर अरावली के बारे में इतना ही पॉइंट अगर आप दिमाग में 7-8 पॉइंट बैठा लिए तो मुझे लगता है कि आपका अगर इससे अरावली से संबंधित प्रश्न कभी भी कोई किसी एग्जाम में आता है तो निश्चित ही आपको मिलना चाहिए। अब खाली एक हम यही जानेंगे कि अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इतने 2-3 पॉइंट जानेंगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन को क्या करें, फंस सकते हैं। क्योंकि आपका एक मेथड होना चाहिए कि आप कोई भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब को जो है एक अपनी सिनाप्सिस कर लेनी चाहिए। अगर आप अरावली के बारे में पढ़ते हैं तो अरावली किस युग का है, किस चट्टानों से निर्मित है, इसकी दिशा क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इससे कौन सी नदियां निकलती हैं, इसका महत्व क्या है, इतने सारे पॉइंट अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो अरावली से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका सही हो सकता है। अब बात आती है हम प्रायद्वीपीय पठार का अभी चर्चा की है अरावली। दूसरा जो पर्वत आपका है वो आपका क्या है, विंध्यन पर्वत। विंध्यन, ये विंध्यन पर्वत जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर के और आपका बिहार तक है। ये जो विंध्यन पर्वत है अवशिष्ट पर्वत है, लेकिन निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अगर स्थिति काल के आधार पर देखा जाए तो अवशिष्ट पर्वत है, ये कैम्ब्रियन काल का है, आज से 70 करोड़ वर्ष पुराना है। लेकिन निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो यह भ्रंशित पर्वत है, क्योंकि हम जानते हैं कि विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य में हमारी एक नदी बहती है, भ्रंशित रिवर है रिफ्ट वैली के रूप में। वह कौन है, नर्मदा। तो नर्मदा में धंसा हुआ और उसके पास भाग का भाग चट्टाने ऊपर उठ गई, इसलिए भौगोलिकता इसे भ्रंशित पर्वत के रूप में भी देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विंध्यन पर्वत कैसा है, तो भ्रंशित पर्वत। स्थिति आयु के आधार पर अगर देखा जाए तो अवशिष्ट पर्वत। और इस पर्वत को अगर हम देखें तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर के आपका बिहार के आसपास तक है। अब इसकी जो श्रेणियां हैं पूछा गया है पश्चिम से पूर्व। अब इसकी श्रेणियां, विंध्यन पर्वत की श्रेणियां अगर आप देखेंगे तो विंध्यन, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। अब यहां पर हमको 1-2 चीजें जाननी चाहिए
प्रश्न अगर आता है, एक सैंपल प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी विंध्यन का भाग नहीं है? तो विंध्यन तो नाम से ही सही है, तो आप लगा ही देंगे, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, मैकाल। तो मैकाल नहीं, ये मैकाल तभी लगेगा जब आप विंध्यन के संदर्भ में कैमूर, पारसनाथ और भांडेर को आप जानेंगे। तो ये हो गया। दूसरा, विंध्यन के संदर्भ में देखें, ये जो विंध्यन पर्वत है ये पश्चिम से पूरब, विंध्यन पर्वत की श्रेणियों का पश्चिम से पूरब सही क्रम है। विंध्यन, कैमूर, भांडेर, पारसनाथ, विंध्यन, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। तो आपका जो है विंध्यन है, भांडेर है, कैमूर है और पारसनाथ है। पारसनाथ पर ही संवेद शिखर है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसकी जो पश्चिम से पूर्व क्रम है वो विंध्यन, भांडेर, कैमूर, विंध्यन, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, ये जानना चाहिए। ये जो विंध्यन पर्वत है इसकी औसत ऊंचाई 800 से 1200 मीटर है। यह विंध्यन चूने पत्थर की चट्टानों, बलुआ पत्थर की चट्टानों से अधिकांश निर्मित है। और विंध्यन साइट जहां भी पाई जाती है तो वहां पर चूने पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, बलुआ पत्थर। और ये पत्थर चट्टानें जो भी, ये भी आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं चट्टानों पर भारत का सीमेंट उद्योग है। एक बार पूछा गया था प्रश्न कि भारत के अधिकांश सीमेंट उद्योग भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। सही है, भारत के मध्यवर्ती भाग में विंध्यन चट्टानों का क्या है, एक विशाल क्रम पाया जाता है। तो हम अगर राजस्थान से तमिलनाडु तक देखें तो विंध्यन शैलों की एक क्रम मिलती है, और जिसके कारण इसी भारत के मध्यवर्ती भाग में अधिकांश सीमेंट उद्योग विकसित हुए हैं। तो विंध्यन पर्वत हमारा अवशिष्ट पर्वत है। यह गुजरात से लेकर के बिहार तक है, विंध्याचल श्रेणी तक है, बिहार तक है। दूसरा, यह भारत की उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजक के रूप में काम करती है। अगर आपसे पूछा कि भारत के उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाला श्रेणी कौन सा है, तो आपका क्या होगा, विंध्यन श्रेणी होगा। तो विंध्यन भारत का उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। बलुई ये अवशिष्ट पर्वत है, चूने पत्थर, बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी श्रेणियां आपकी जो है पश्चिम से पूरब विंध्यन, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ है। यह निर्माण प्रक्रिया के आधार पर यह एक भ्रंशित पर्वत के रूप में देखा जाता है। इसके बाद आता है सतपुड़ा। सतपुड़ा, तो सतपुड़ा को अगर हम देखें तो इसकी 3 श्रेणियां हैं, सतपुड़ा। और इसके बाद आता है महादेव, और इसके बाद आता है मैकाल। विंध्यन की तरह सतपुड़ा भी जो है, विंध्यन की तरह सतपुड़ा भी एक अवशिष्ट पर्वत है जो गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा तक स्थित है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। इसकी 3 श्रेणियां पश्चिम से पूरब, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। महादेव मध्य प्रदेश में है। इसी महादेव पर आपका इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, और इसी महादेव पर आपका पंचमढ़ी। पूछा गया है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो प्रसिद्ध पंचमढ़ी आपके महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। इसके आगे मैकाल है। मैकाल जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मैकाल एक ऐसी पहाड़ी है, इस पर हमारा क्या है, मैकाल पर हमारा अमरकंटक है। अमरकंटक ये भी पर्यटन स्थल है। तो जैसे 4 पहाड़ी और 4 पर्यटन स्थल, और कहेगा सुमेलित करिए, तो अगर हम अभी आपको बताएं, माउंट आबू आपका कौन सा है, हंसनाथ की पहाड़ी। दूसरा आपका पंचमढ़ी महादेव की पहाड़ी, अमरकंटक मैकाल की पहाड़ी, उटी नीलगिरी की पहाड़ी। तो 4 पर्यटन स्थल और 4 आप क्या है, पहाड़ी। कहेगा सुमेलित करिए। पूछा गया है शिमला किस पहाड़ी पर स्थित है। अगर आप, अब शिमला तो सभी जानते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है, एक बहुत खूबसूरत शहर है, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से पर्यटक जाते हैं, घरेलू और जो है विदेशी। लेकिन अगर ये पूछा कौन सी पहाड़ी पर है, तो वहाँ संविधान आपका मौन हो गया। तो अगर शिमला है तो शिमला ऑप्शन दे दिया आपका कि धौलाधार है, कि महाभारत श्रेणी है, कि
पीर पंजाला की जास्कर है। शिमला कहाँ? धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। तो हमें इन चीजों को पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए कि पहाड़ियों की विशेषता क्या है, उस पहाड़ी पर कौन सा पर्यटन स्थल है, उसकी क्या खासियत है, ये भी जान देने की आवश्यकता। खाली इतना ही नहीं कि हम महादेव और सतपुड़ा है, महादेव सतपुड़ा का भाग है, तो सतपुड़ा की श्रेणियां सतपुड़ा, महादेव और मैकाल है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसी के समीप प्रसिद्ध अटल जो है पर्यटन स्थल पंचमढ़ी है। मैकाल अमरकंटक है, और मैकाल की और खासियत है कि मैकाल से 3 नदियां 3 विभिन्न दिशाओं में बहती है। एक आपका नर्मदा बहती है, दूसरा सोन बहती है, और तीसरा महानदी बहती है। अब आगे के निम्नलिखित मैकाल से कौन सी नदी नहीं बहती है? नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती। ताप्ती नहीं बहती है, तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार आईएएस और पीसीएस में क्रम से पूछा है, उत्तर से नॉर्थ टू साउथ क्रम बता दीजिए। तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ में विंध्यन, बीच में नर्मदा, इसके बाद सतपुड़ा, इसके बाद आपका ताप्ती। ये आपका क्रम हो गया। तो ये उत्तर से दक्षिण ध्यान देना है, तो विंध्यन, विंध्यन के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद ताप्ती। नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा के बाद बहने वाली एक भ्रंशित नदी है, जिसका ढाल पश्चिम में है, इसलिए इसका प्रभाव पश्चिम की ओर है, एक एस्चुरी बनाती है। तो विंध्यन और सतपुड़ा आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में 2 महत्वपूर्ण पर्वत पहाड़ियां हैं, एक अरावली और दूसरा विंध्यन और सतपुड़ा है। अब इनके जानने के बाद हम पश्चिमी घाट की चर्चा करते हैं। पश्चिमी घाट एक भ्रंशित पर्वत है, ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, जो एक सतत श्रृंखला में आपका सूरत से लेके या ताप्ती नदी से लेके और आपका कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार है। ये तट के अर्थात अरब सागर तट के समांतर स्थित और समीप है। अरब सागर के तट के समांतर है, उसके समीप है, और एक सतत श्रृंखला में है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यहाँ खंडित नहीं है, पूर्वी घाट में जो खंडित है ये सतत श्रृंखला में है। इसकी काफी विशेषताएं हैं। अब ये अरब सागरी मानसून के समकोणिक स्थिति पर होने के कारण पश्चिमी घाट में वर्षा क्या होती है? काफी अधिक होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में वर्षा क्यों होती है, तो आपको बताएं कि पश्चिमी घाट जो है अरब सागर के निकट है, इसके समकोणिक स्थिति में है, ऊंचाई अधिक है, सतत श्रृंखला के रूप में है, जिसके परिणाम में अरब सागरी मानसून इससे टकराता है, और टकराने के कारण यहाँ पर भारी वर्षा होती है। पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत है, तट से 150 से 200 किलोमीटर दूर है, खंडित है, ऊंचाई कम है, और ये बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं को उतना अधिक रोक नहीं पाती हैं, इसलिए ये पूर्वी घाट पर वर्षा कम होती है। और वर्षा पर ही हमारी वनस्पति भी डिपेंड करता है। पश्चिमी घाट में वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण, आर्द्र जलवायु होने के, आर्द्र उष्ण जलवायु होने के कारण पश्चिमी घाट क्या है? सदाबहार वनों से ढका है। इसलिए इस पश्चिमी घाट को सदाबहार सह्याद्री पहाड़ी भी कहते हैं। भारत में 2 यात्री हैं, सदाबहार वनों से ढका होने के कारण पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, और महान हिमालय की श्रेणियां वर्ष भर बर्फ से ढका होने के कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में वर्षा कम होती है। यहाँ वर्षा जो होती है 100-150 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होती है, इसलिए यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में वर्षा कम क्यों होती है? पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंशित पर्वत है, एक सतत श्रृंखला में है, अरब सागर के समीप है, अरब सागरी मानसून के समकोणिक स्थिति में है, ऊंचाई अधिक है, इसलिए वर्षा अधिक होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। वर्षा होने के कारण यहाँ लैंड स्लाइडिंग भी बहुत होती है। हिमालय के बाद भारत का सबसे अधिक लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया जो है यहीं पर है। और यहाँ पर चूंकि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है, मतलब उच्च तापमान और उच्च वर्षा है, इसके कारण पश्चिमी घाट में बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का मतलब क्या है कि किसी एक स्थान पर जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियों में विविधता हो, उसको हम जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता का डिपेंड किसके होता है? हमारे क्लाइमेट पर। आज उस वातावरण जहाँ होगा वहीं पर जैव विविधता की संभावना क्या होगी? अधिक होगी। तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता भी काफी अधिक पाई जाती है। अब इसका मतलब पश्चिमी घाट का
अध्ययन करेंगे तो पश्चिमी घाट को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। इसकी जो श्रेणियां पूछा जाता है, अगर पश्चिमी घाट की पर्वत चोटियों को देखें तो उत्तर से दक्षिण क्रम, पश्चिमी घाट के पर्वत चोटियों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण अगर देखेंगे पश्चिमी घाट में तो आपका सालेर है उत्तर में, उसके बाद आपका कुलसाबाई है, इसके बाद महाबलेश्वर है, इसके बाद कुद्रेमुख है, इसके बाद पुष्पगिरी है कर्नाटक में, कुद्रेमुख पुष्पगिरी। तो सालेर, कुलसाबाई, महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में है। पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, तो पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है। नीलगिरी जो है पहाड़ी है, ये नीलगिरी पहाड़ी जो है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है। पूछा गया कई बार नीलगिरी पहाड़ी का संबंध किस राज्यों से है, तो यार किससे नहीं है, तो इसका संबंध केरल से भी है, कर्नाटक से भी है और तमिलनाडु से है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई दोदा बेटा है। इसी पहाड़ी पर आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्या है, उटक मंडलम, जिसे हम शॉर्ट नेम में उटी के नाम से भी जानते हैं। और इस पहाड़ी के ऊपरी भाग में आपको जो है शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण वन, अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसे हम 16 वन के नाम से भी जानते हैं। पूछा गया है आईएएस मेंस में, पीसीएस में और प्री में कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए 2 वन होते हैं, गोला वन, जो गोला वन है वो कांगो बेसिन में पाया जाता है, कांगो बेसिन के सदाबहार वनों को गोला कहते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी पर जो आपका वन है वो शीतोष्ण वन है, उसे हम 16 वन के नाम से जानते थे। नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी के आगे आप जाएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, यहाँ चंदन के वृक्ष भी पाते हैं। मैसूर का पठार जो चंदन के वृक्षों के लिए क्या है, विख्यात है। तो नीलगिरी की पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी है। इसी के साथ साथ अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो उसका आप जानते हैं 2695 मीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी जो है वो केरल तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी के पास आपका आता है एक और पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी, और ये पहाड़ी ये भी चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कोडाई कनाल। कौन सा स्थल है, कोडाई कनाल। और इसके बाद आता है नीचे अगस्त्यमलाई या कार्डेनम हिल, है इलायची की पहाड़ी, जो केरल में स्थित है। तो हम ये देखते हैं कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में अगर आप अध्ययन करेंगे तो इन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिमी घाट एक भ्रंशित पर्वत है, अर्थात ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। पश्चिमी घाट सतत श्रृंखला के रूप में है। पश्चिमी घाट अरब सागर के तट के समीप और उसके समांतर है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है। यह अरब सागरी मानसून को रोक करके पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग अर्थात अरब सागर की भारी वर्षा करता है। इसका पूर्वी ढाल रेन शेल्ड एरिया होने के कारण शुष्क वातावरण बना रहता है। यह पश्चिमी घाट वर्ष भर सदाबहार वनों से ढका हुआ है। यहाँ पर कई हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ के जो वन है वो सदाबहार वन है, कठोर लकड़ी वाले हैं। महोगनी, एबोनी, आबू जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की कई चोटियां हैं, चाहे आपका उत्तर से दक्षिण आ गया पश्चिमी घाट का उत्तर से दक्षिण चोटियों का क्रम। अब आप खाली एक चोटी पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप यही पढ़ के जाएंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी। अगर आप चोटी पढ़ रहे हैं, कोई भी श्रेणी पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ के जाइए, ताकि आपको आगामी परीक्षा में किसी एग्जाम में आईएएस से लेकर के लेखपाल तक कहीं भी कोई छोटा बड़े क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका गलत ना होने पाए। अब आप भूगोल पढ़ते भी हो और आपका गलत भी होता है। दिक्कत यह है हम पढ़ते उन बिंदुओं को है जो पूछा गया है, हम उस पर ध्यान नहीं देते जिससे आगे आने वाली संभावना है। जितने लोगों से आप मिलिए तो वो रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिपीटेड सबका सही होगा, आपका सही होगा। आपको भीड़ से आगे निकलना है तो 2, 4, 10 अच्छे क्वेश्चन को, स्तरीय क्वेश्चन को आपको सही करना होगा, तभी आप भीड़ से निकल पाओगे। और भीड़ और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक ही फार्मूला है,
कि जो भी पॉइंट आप पढ़िए पश्चिमी घाट के बारे में पढ़िए तो उसका पूरी उससे संबंधित जितने प्रश्न बनता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके हॉटस्पॉट क्या है, उसकी दर्रे कौन है, उसकी श्रेणियां क्या है, श्रेणियों का क्रम क्या है, उस पर कौन सा पर्यटन स्थल है। अब जैसे महाबलेश्वर ये भी पर्यटन स्थल है, पश्चिमी घाट में ऊटी ये भी पर्यटन स्थल है, कोडाईकनाल ये भी पर्यटन स्थल है, पश्चिमी घाट के दर्रे थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, जो बम्बई टू पुणे बम्बई टू कोलकाता, घोर घाट दर्रा बम्बई टू पुणे, पाल घाट दर्रा, फिर इसके बाद सैनकोटा गए। तो ये 4 महत्वपूर्ण दर्रे। अब आ गया कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट और पीलपला दर्रा। तो पीलपला दर्रा अरावली में है। तो पीलपला तभी अलग होगा जब आप पश्चिमी घाट के दर्रों को जानेंगे, पश्चिमी घाट के पर्वत चोटियों को जानेंगे, इनकी विशेषताओं को जानेंगे। इसी तरह से पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट को आप बताएं अवशिष्ट पर्वत है, एक खंडी श्रृंखला में है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 800 मीटर है, ये तट से दूर है, ये तट से दूर और खंडित होने के कारण, कम ऊंचाई होने के कारण बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा को रोक नहीं पाती है, जिसके परिणाम में वर्षा कम होती है। इसके अलावा अब पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है, इसकी पूर्वी घाट की जो श्रेणियां है, इसकी श्रेणियां पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामलाई। अब आ गया कौन सी श्रेणी पूर्वी घाट का नहीं है, पालकोंडा, वेलकोंडा और नल्लामलाई, दे दिया अगस्त्यमलाई। तो अगस्त्यमलाई नहीं, अगस्त्यमलाई केरल में है, ये पश्चिमी घाट का भाग है। तो अगस्त्यमलाई या नल्लामलाई तभी निकलेगा जब इस सारी चीजों को आप देंगे। अब खाली इतना जानेंगे कि अवशिष्ट है, ये बलित है, ये भ्रंशित है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, इस राज्य में है, तो भी काम चलने वाला नहीं है, पूरा फंक्शन जाने रहिए। इसके अलावा हमें प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जितने राज्य हैं उस राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ियां, 4 पहाड़ी 4 राज्य, और दे देगा आपको क्या करने के लिए, सुमेलित करने के लिए। अब दे दिया जैसे जिंजी की पहाड़ी, सुरमलाई की पहाड़ी, आपका जवादी की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। आपका देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक के कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका निर्मल की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, गौलीगढ़ पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में, टिकरा पहाड़ की पहाड़ी, असिया की पहाड़ी, ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, मेलियागिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है। आपका राजमहल की पहाड़ी, डालमा की पहाड़ी झारखंड में है। आपका रामगढ़ की पहाड़ी झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। सोनपरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। ऐसे मध्य प्रदेश में बहुत पहाड़ी, बरदा की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी गुजरात में। अब आ गया बरदा की पहाड़ी। तो गिर का पहाड़ी तो आप लगा सकते हैं, गिर से गिरनार और गिर से गुजरात, लेकिन जब बरदा पूछ लेगा कहीं आप कठिन है तो नहीं सुने, तो वो भी आपको जानना चाहिए। तो ये हमारे कहने का मतलब सारी पहाड़ियों को भी आप जाने रहिए। अब इसके बाद आता है ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भाग है आपका कौन सा, मेघालय का पठार। इस मेघालय के पठार को आप जो है इसमें गारो, खासी, जैंतिया, अब पश्चिम से पूर्व क्रम है गारो, खासी, जैंतिया।